वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 50B पे। आज बेसिकली हम इसके इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे। इंग्लिश के सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आज होने वाला है हमारा डिस्कशन। तो बिल्कुल कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इंग्लिश के सेक्शन पे बात करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के सारे क्वेश्चंस पे करने वाले हैं अभी के अभी डिस्कशन। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। एक बार सेशन के लिंक को कॉपी करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे हर एस्पिरेंट तक ये डिस्कशन पहुंच जाए। अगर आपने ये स्पीड टेस्ट अभी नहीं दिया है या मॉक नहीं सॉल्व किया है, तो भी आप पहले जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट या वर्ड आपको अगर नया मिल रहा है तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं सीखने की बात करूं तो सीखते हम कहाँ से हैं? जो चीज़ नहीं आती और वो हमें नहीं पता चलती है, वहां से हम सीखते हैं। किसी क्वेश्चन को सही करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या नहीं हो पा रहा है उसको जानना, उसको सीखना, वही रियल सक्सेस है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज हम ST50B पे बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है? इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blank with the help of alternative given, select the most appropriate option for each number। अब यहाँ पे क्या है, क्लोज टेस्ट है आपके सामने। बात हो रही है रैप्टर्स की। अब ये जो रैप्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? मांसाहारी पक्षियों को हम रैप्टर्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एक पैसेज है हमारे सामने। जब भी कोई क्लोज टेस्ट आपके सामने आता है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप इसको इंडिविजुअल फिलर की तरह कभी ट्रीट मत करिए। जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो आप ये देखिए कि एक कॉम्बिनेशन है फिल इन द ब्लैंक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब एक पैसेज है। इसको पैसेज की तरह ही देखना है। तो सबसे पहले आप पैसेज को एक बार देखेंगे, समझेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही आप आंसर करेंगे, ठीक है ना। सो यहां से अगर हम देखें, अ रैप्टर्स डे बिगिंस सून आफ्टर डॉन। डॉन मतलब जो अर्ली मॉर्निंग है उसको ही रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक मांसाहारी पक्षी का दिन की शुरुआत हो जाती है सून आफ्टर डॉन, अर्ली मॉर्निंग में ही शुरुआत हो जाती है। दे डैश देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप एंड आर रेडी फॉर द हंट। वो अपने विंग्स को क्या करते हैं? डैश करते हैं क्विक वार्म अप के लिए, एंड आर रेडी फॉर द हंट, और हंट के लिए रेडी हो जाते हैं। नेचर डैश दीज वर्ड्स सो वेल दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे। नेचर ने डैश किया है, मैं जहाँ डैश बोल रहा हूँ वो फिलर ही है आपका, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर वर्ड फिल करना है। नेचर ने डैश किया है इन वर्ड्स को इतनी अच्छी तरह से कि उनको डेली हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। By dash a good kill or on a particular day, the larger raptor can go without hunting dash 2 or 3 weeks। अब कभी कभी क्या होता है, अगर वो ढंग से शिकार कर लेते हैं, बड़ा शिकार कर लेते हैं, तो उनको 2 और 3 वीक्स तक शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। These predators can do without regular meals। This helps them dash if there is bad weather or lack of food। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट फिलर क्या है? दे डैश देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप एंड आर रेडी फॉर द हंट। दे फ्लिंग, फ्ली, फ्लैप, फ्लो। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा फ्लैप। फ्लैप का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। वो विंग्स को अपने फड़फड़ाते हैं कोई वार्म अप के लिए, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि फ्लिंग की बात करें तो फ्लिंग मीन्स होता है पटक देना या फिर किसी चीज़ को डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ता पूर्वक कहना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लिंग। फ्ली, उड़ा ले जाना,
लेके गायब हो जाना, फ्लो प्रवाह को रिलेट करेगा। तो आपका जो विंग्स को क्या करेगा, पक्षी कोई भी बर्ड क्या करेगा, फ्लैप करेगा। ठीक है, आपने कई बार बर्ड्स को विंग्स को फ्लैप करते हुए देखा होगा। चलिए, तो फर्स्ट फिलर के लिए आंसर थर्ड पार्ट है, और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो 100% करेक्ट है। सेकेंड फिलर देखिए, क्यू के लिए आपका आंसर क्या होगा, द नेचर डैश दीज बर्ड्स सो वेल, हैव बिल्ट, हैव बिल्ट। देखो हैव वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेचर है सिंगुलर, और अगर नेचर सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी होगा सिंगुलर, और हैज के साथ V3 आता है तो बिल्ड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज सेकेंड पार्ट, हैज बिल्ट, हैज बिल्ट, ऐसा कुछ जाएगा स्ट्रक्चर। द नेचर हैज बिल्ट दीज वर्ड्स सो वेल दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे। आर वाले पार्ट को देखें, बाय डैश अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे द लार्जर रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग। by dash a good kill on a particular day, by taking, having, making और doing। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम मेकिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हंटिंग की बात हो रही है। अगर आप बेसिक वे में देखें तो इस क्वेश्चन को, तो बाय मेकिंग, बाय मेकिंग a good kill on a particular day, the larger raptor can go without hunting dash 2 or 3 weeks। अब यहाँ पे मेकिंग ही जाएगा, टेकिंग, हैविंग, डूइंग ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चल आगे अगर हम देखें, द लार्जर रैप्टर कैन डू गो विदाउट हंटिंग डैश 2 और 3 weeks। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, और ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के केस में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर का। तो हमारा आंसर जाने वाला है फॉर, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर जाने वाला है एस वाले फिलर के लिए। फॉर 2 और 3 weeks these predators can do without regular meals, this helps them to dash if there is bad weather or lack of food, to satisfy, saturate, सपोर्ट और सरवाइव। देखो ये क्या हेल्प करता है उनको सरवाइव करने में, कि अगर मौसम खराब है या फिर लैक ऑफ फूड है, ये उनको सरवाइव करने में इससे मदद करता है। यहाँ पे एक वर्ड है सेचुरेट। सेचुरेट का बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज को भर देना, भरा होना या गीला कर देना, कुछ ऐसे आप सेचुरेट को रिलेट कर सकते हैं। सेटिस्फाई का भी कोई चांस नहीं है, सपोर्ट तो गलत ही हो जाएगा। आंसर थर्ड पार्ट जाने वाला है। आई थिंक क्लोज टेस्ट में आप सभी लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं सारे आंसर्स, क्योंकि काफ़ी आसान है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर मैं देखूं तो क्लोज टेस्ट से आपको बंच में क्वेश्चंस मिलते हैं और काफ़ी आसान पार्ट होता है ये, तो ये पार्ट कभी छोड़ना नहीं। बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप हर सेंटेंस को इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि पूरे पैसेज की तरह देखेंगे। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेफ टू ड्रिंक, इसके लिए एक वर्ड क्या होने वाला है? डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। अगर मैं डिलेक्टेबल की बात करूं तो ये हो जाएगा स्वादिष्ट। अगर मैं पोर्टेबल की बात करूं तो पोर्टेबल भी काफी प्यारा वर्ड है। और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोर्टेबल को हम रिलेट कर सकते हैं पीने योग्य से। पीने योग्य, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। अगर मैं फीजिबल की बात करूं तो फीजिबल मतलब जो सही है, साध्य है, फीजिबल है। और एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। खाने योग्य।
तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज पोटेबल, क्योंकि यहां पे सेफ टू ड्रिंक के लिए हमें एक वर्ड देना है, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम देखें इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। बेसिकली ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव फॉर्म बताना है। पैसिव में मुझे क्या मिलेगा? पैसिव में मुझे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो मुझे वॉज या वर मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। यही मिलेगा ना पैसिव में, मुझे वॉज या वर मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, जो सेकंड ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है, दैट इज ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाय माई मदर, कुछ ऐसा, ठीक है। इस सेंटेंस का स्टेटमेंट का पैसिव कुछ ऐसे भी बन सकता था। मान लीजिए आई से हमने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन एक और भी तो ऑब्जेक्ट है, जैसे मी ऑब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग बुक भी तो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकता था, लाइक एन इंटरेस्टिंग बुक was given to me by my mother। ये स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकता था, ये स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकता था, और ये भी सही है। एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज गिवन टू मी बाय माय मदर, ऐसे भी बन सकता था। और ये दोनों 100% करेक्ट है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला फर्स्ट वाला, ये दोनों 100% करेक्ट है। इसीलिए ये दोनों नहीं मिले ऑप्शन में, क्योंकि दोनों मिल जाते तो दोनों 100% करेक्ट हो जाते। समझ गए ना? अगर ये दोनों मिलते भी, मान लीजिए इंटरेस्टिंग बुक से जब शुरुआत की तो स्टेटमेंट को, टेंस को बदल दिया उसने, गलत कर दिया, क्योंकि ये भी 100% सही है। आई से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं गेव वर्ब के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। गिवन बिलो आर 4 sentences in jumbled order. Pick the option that gives their correct order. यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। आपको ABCD ये 4 सेंटेंसेस मिल रहे हैं, इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे अरेंज कर सकते हैं देखिए एक बार अच्छे से, ठीक है। कैसे अरेंज होगा एक बार देखिए अच्छे से इसको। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले महात्मा गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। फर्स्ट तो ये लग नहीं लग रहा, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो ये नहीं लग रहा स्ट्रक्चर, अगर आप देखें ध्यान से। अब सेकंड देखो जरा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, ध्यान से देखो। हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वर मिजरेबल, मतलब बुरी हालत थी बिल्कुल। हेल्थ कंडीशंस जो चंपारण में थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। बी से हमने शुरुआत की और बी के बाद हम पहुंच गए किसके ऊपर? ए के पास। सेकंड, महात्मा गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। अब सेकंड पे हम चले गए बी के बाद, और बी के बाद जैसे ही हम ए पे गए हमारा आंसर आ चुका है डी पार्ट। हमारा आंसर आ चुका है डी पार्ट। अगेन हम डी पे गए। थर्ड, ओनली 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब डी के बाद हमें सी पे ही जाना है। The doctor gave quinine to malaria patients and the ointment with castor oil to those with skin eruptions.
तो आपने सीधे सीधे जो स्ट्रक्चर को रिलेट किया दैट इज BADC। आपने ये देखा कि हमने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को जैसे ही चूज किया, जैसे ही अरेंज किया, करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो ऐसे समझना है स्ट्रक्चर को अच्छे से। BADC आपका करेक्ट स्ट्रक्चर जाएगा और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक्टिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस का क्या होगा। लेट द शॉप्स बी ओपेंड। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को, के स्ट्रक्चर को इंपरेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम उसको पैसिव में कुछ ऐसे बनाते हैं जैसे शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ऐसा स्ट्रक्चर जाता है ना। तो लेट द शॉप बी ओपेंड, क्या होगा स्ट्रक्चर, ओपन दी शॉप्स, ओपन दी शॉप्स, इसी का पैसिव तो बना होगा ना, लेट द शॉप्स बी ओपेंड। तो आंसर हमारा जाएगा ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इंप्रूव इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अब यहां पे क्या है कि अंडरलाइंड सेगमेंट है आपका रिमूव बाय, इसको आपको रिप्लेस करना है। किससे, किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये सही है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दिस स्टैन, स्टैन का मतलब होता है धब्बा, कोई भी दाग या धब्बा है उसको हम रिलेट करते हैं स्टैन से। दिस स्टैन कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम जूस। अब यहाँ पे रिमूव्ड के साथ में क्या बाय लगना चाहिए या बाय के अलावा कुछ और आ सकता है। देखो, सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे जाएगा दैट इज रिमूव्ड विद लाइम जूस। इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, किससे वो धब्बा जा सकता है, तो विद का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर हो जाएगा करेक्ट। मीन्स बाय को हमें विद से रिप्लेस करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है 85 नंबर क्वेश्चन के लिए। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपके सामने एक फिलर का क्वेश्चन और यहां पे आपको फिल करना है इस ब्लैंक को। द आर्टिस्ट विल अराइव डैश एन आर, within an hour, between an hour, along an hour, before an hour। क्या होगा आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखो एन आवर टाइम दिया हुआ है आपको, 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, सीधा सीधा स्ट्रक्चर जाएगा, क्योंकि बिटवीन तो 2 टाइम्स के लिए यूज होगा, लाइक बिटवीन 9 AM एंड 2 PM, बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाता है ना बिटवीन में। ठीक है, फ्रॉम टू में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर जाता है, 2 टाइम्स आपको मिलते हैं। बस फ्रॉम टू में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है वो टाइम, जैसे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे में मंडे और सैटरडे दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन बिटवीन मंडे एंड सैटरडे अगर मैंने बोला तो मंडे और सैटरडे के बीच के टाइम की बात हो रही है। अब मंडे और सैटरडे क्या है, एक्सक्लूडेड है। अलॉन्ग साथ होता है, बिफोर पहले होता है। सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है दैट इज ए पार्ट, विद इन चला जाएगा, विद इन चला जाएगा और ये 100% आपका करेक्ट हो जाएगा ए पार्ट। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, और जब भी एरर डिटेक्शन करो तो थोड़ा सा क्लोज अटेंशन रखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, ग्रामर के। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हैं पूरी तरह से, सपोज आपने अगर मेरे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो देखें अगर, तो आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि बेसिक्स आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे द 3 of them shouted out to each another when the train started moving। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं कोरिलेटिव अगर मैं बात करूं इस तरह के
पार्ट्स की रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में दो तरह के प्रोनाउन आते हैं, एक आता है ईच अदर, और दूसरा आता है वन अनदर। ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 units and one another is used for more than 2 units। मतलब दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ देम है, मतलब मोर देन 2 की बात हो रही है। ईच अनदर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे हमें ईच अनदर की जगह पे वन अनदर का यूज करना है। अब ये ईच अनदर मिल किस पार्ट में रहा है, वो हमें मिल रहा है सेकेंड पार्ट में। तो आंसर हमारा क्या जाने वाला है, बी पार्ट ही जाने वाला है, और कोई चॉइस ही नहीं है, चांस ही नहीं। आंसर सेकेंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। आई बेट यू कांट बीट मी बाय चेस, नो इम्प्रूवमेंट इन द चेस ऑन चेस एट चेस। देखो स्पेसिफिकली गेम को रिलेट किया जा रहा है, और चेस में तुम मुझे नहीं हरा सकते, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो अब ज्यादातर लोग क्या पिक करेंगे एग्जाम में, बी पार्ट पिक कर देंगे, इन दी चेस। चेस कोई जगह नहीं है जहां पे आप बैठ के हराने की कोशिश कर रहे हो, बीट करने की कोशिश कर रहे हो। नो, इट्स अ गेम। सो यहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से कहीं ज्यादा वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, माइंड गेम है। तो यहाँ पे बाय चेस तो नहीं ही होगा, इन दी चेस भी गलत हो जाएगा, एट चेस बिल्कुल सही होगा इस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप डी पार्ट पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट है, और आप 100% करेक्ट कर रहे हैं आंसर को। चलिए, his comments cast a slur upon the integrity of his manager। cast a slur upon, इसका आपको इडियम का मीनिंग बताना है। वैसे स्लर का मतलब ही होता है कीचड़ उछालना, किसी पे कीचड़ उछालना, किसी की इमेज खराब करना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं स्लर को। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें, रिडीम, प्रेज, इम्प्रूव्ड, ये कोई भी नहीं हो सकते। इस ईडियम का मीनिंग होता है डैमेज करना, सामने वाले की पोजीशन को, इंटीग्रिटी को डैमेज करने का काम करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सो हिज कमेंट्स डैमेज्ड द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है, फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है इस सेंटेंस में। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। अब अगर आप ध्यान से देखें, जोया वॉन द रेस, फर्स्ट प्राइज इन द रेस, अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी क्लॉज हैं और दोनों एक दूसरे से अनलेस के थ्रू जुड़ ही नहीं सकते, स्ट्रक्चर ही गलत है। तो जिस पार्ट में आपको जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज कुछ ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल गलत है स्ट्रक्चर, सुपरफ्लुअस है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है स्ट्रक्चर। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको इसका एक्टिव फॉर्म बताना है, इस जो सेंटेंस गिवन है इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर, यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर। अब इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा ये बताना है आपको। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन प्रमोट तो आपको किसी के द्वारा ही किया जा रहा होगा, सीधी सी बात है। तो दे माइट, दे को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, माइट तो माइट ही रहेगा, और माइट वाला एक ही ऑप्शन भी है, तो फिर ए, बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और आंसर हमारा क्या जाने वाला है,
सी पार्ट, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर, कुछ ऐसा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म बताना है आपको। ही वॉज हिट इन द आई बाय एन एरो, ही वॉज हिट इन द आई बाय एन एरो। अब यहां पे इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा आपको ये बताना है। स्ट्रक्चर को अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट ही रहना है। और सिंपल पास्ट अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो हैज हिट, विल हिट, वॉज हिटिंग, ये सब गलत हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन बच रहा है, एन एरो हिट हिम इन दी आई, कुछ ऐसा। आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है, सेकंड पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड हर मदर वेयर हर गोल्ड ब्रेसलेट वॉज। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा भाई। आस्क्ड को सेड टू में तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सेड टू को ही हम आस्क्ड में लेके जाते हैं इंट्रोगेटिव में। तो सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये सिंपल पास्ट है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट रहा होगा, उसी को सिंपल पास्ट में बदला गया होगा, सीधी सी बात है। तो सिंपल प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, ए वाला पार्ट। शी सेड टू हर मदर वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अगेन एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, हमें क्या देखना है कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, हमें ये देखना है। हाउ कैन वी, देखो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव क्लॉज में ये डिफरेंस होता है। हाउ के बाद जब आप क्लॉज को रिलेट कर रहे हैं तो फिर आपको वी कैन लगाना पड़ेगा। लाइक जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव बनाते हैं। तो यहां भी हाउ कैन वी नहीं होगा, हाउ वी कैन होगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और अगर हाउ वी कैन होगा तो ये मिल रहा है पार्ट हमें ए पार्ट में, यही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। तो जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस इडियम का। ब्रॉट टू बुक, इस इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक वर्ड है यहाँ पे एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब होता है कि जो नियम के विरुद्ध है, जैसे इरेगुलरिटी अगर कुछ मिलती हैं ऑडिट रिपोर्ट्स में, या फिर कुछ गड़बड़ मिलता है, कुछ ऐसे आप एनोमलीज को रिलेट कर सकते हैं। द फाइनेंस मैनेजर विल बी, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं। गिवन प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं है। रिवार्डेड सुटेबली, अगेन गलत। सपोर्टेड फुली, अगेन गलत। हेल्ड अकाउंटेबल, उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक को फिल करना है। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट डैश एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी इज फाउंड। अब यहाँ पे स्टिल, व्हेनेवर, अदरवाइज, अनलेस। अब सीधे सीधे स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो अनलेस से हम रिलेट कर सकते हैं। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी इट इज फाउंड।
मतलब पुलिस इसे मानेगी क्या, एक्सीडेंट मानेगी, जब तक उसके खिलाफ कोई कंट्री एविडेंसेस नहीं मिल जाते तब तक। ठीक है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। दो अपोजिट क्लॉजेज है, उनको जोड़ना है, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच में, और आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है क्या होगा। बेसिकली ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। अब सीधे सीधे अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या होने वाला है, द यंग मैन सैड ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। सीधे सीधे रिलेट कर देंगे इसको, क्योंकि सिंपल पास्ट में जा रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर, और प्रेड का यूज हमने किया है सैड की जगह, क्योंकि गॉड से प्रे किया जा रहा है, सीधी सी बात है। द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम, देखो टू लगा रहे हैं इसलिए सिंपल पास्ट का वर्ब नहीं मिल रहा है हमें, भाई टू से स्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं, मतलब इन्फिनेटिव बना रहे हैं और कुछ नहीं। और कुछ अगर एड ऑन चाहिए इसकी जानकारी तो आप नरेशन बाय नितिन महेंद्रा सर्च कर लेना, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे नरेशन पे, वहां पे ये पॉइंट सारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए कि कौन किसका नरेशन किस तरह से बनता है। सो द यंग मैन सैड ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। अब यहाँ पे ओ गॉड हेल्प हिम, वो अपनी बात कर रहा है तो मी बोलेगा ना, विल फ्यूचर को रिलेट कर रहा है, हैव टू, कोई चांस ही नहीं। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। अगेन आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ये 4 सेंटेंसेस आपको गिवन है और इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को तो हमें यह समझ आ रहा है कि बट से स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी। द रिजल्ट इज दैट, मतलब पहले कोई बात हो चुकी है। द गॉड कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विद अ लॉट ऑफ फोरथॉट एंड सॉलिसिट्यूड। अब यहां पे गॉड ने कंस्ट्रक्ट किया किसको, ह्यूमन बॉडी को, बिल्कुल पूर्व विचार करके, अच्छे से पहले से विचार करके, और साथ ही साथ सॉलिसिट मतलब ख्याल रखना, चिंता करना, कुछ ऐसे, मतलब बहुत ही सोच विचार के गॉड ने ह्यूमन बॉडी को बनाया, कुछ ऐसी बात हो रही है। तो बिल्कुल फर्स्ट होगा हमारा स्टेटमेंट सी वाला, और सी वाला है अगर तो या सी होगा या बी होगा। अगला स्टेटमेंट मिलते ही मिलते हमारा आंसर हमारे सामने होगा। सी के बाद हम सीधे सीधे ए को रिलेट कर सकते हैं सेकंड सेंटेंस की तरह, बट ही सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन इट केम टू द ईयर्स। लेकिन जब कानों की बारी आई तब तक वो लगता है थक गया था। भगवान की बात हो रही है कि भगवान तब तक लगता है थक गए थे। ठीक है, सो सी के बाद हम सेकंड पे चले गए, और उसके बाद हम फिर तो डी का ही ऑप्शन मिल रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गया। सॉरी ये एलिमिनेट नहीं होगा। सी के बाद ए मिल रहा है, मतलब ये डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, यही आंसर होगा सी वाला। डी पे चले गए, ही लेफ्ट देम एज द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने उन्हें कानों को क्या किया, सबसे वल्नरेबल, कमजोर पार्ट बनाया ह्यूमन बीइंग का। द रिजल्ट इज दैट वी स्पेंड ऑल आवर आवर्स हैंकरिंग आफ्टर समथिंग अनअटेनेबल, नेमली साइलेंस। इसलिए हम क्या करते हैं, हैंकर आफ्टर का मतलब होता है चाहत रखना किसी भी चीज की। हम चाहत रखते हैं कुछ भी ऐसा जो अनअटेनेबल है, जिसको अटेन नहीं किया जा सकता, जिसका नाम है साइलेंस। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, साइलेंस की कमी। चल आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव नॉट शोड एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। ये क्लियर हो गया ना, CADB आपका आंसर जा रहा है। अब यहां से अगर हम देखें, यू हैव नॉट शोड एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। अब यहां पे यू हैव नॉट शोड, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं ये देखना है हमें। हैव नॉट शोड, शोड नहीं होगा, शून होगा, और शून होगा तो आंसर डी पार्ट जाएगा। भाई शो का पास्ट फॉर्म V3 क्या जाएगा, शोन जाएगा। यू हैव नॉट शोन एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग, आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। हैज और हैड का कोई चांस ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो।
Last question of this speed test. Select the correct indirect form of the given sentence. The commander ordered the soldiers to climb the hill. अब यहाँ पे आपको इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, तो अब इंपरेटिव सेंटेंस सीधे सीधे क्लाइम द हिल, यही स्टेटमेंट होगा ना. सो हमारा आंसर क्या जाएगा? डी पार्ट, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स क्लाइम द हिल, क्योंकि कमांडर सोल्जर से कह रहा है तो ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए इसका इनडायरेक्ट क्या बना? द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू क्लाइम द हिल. कुछ ऐसा आंसर आपका डी पार्ट जाएगा. और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है. सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ होता है हमारा सेशन कंप्लीट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ. हम डेली मिलते हैं शाम को 6 बजे हमारे स्पेशल यूट्यूब सेशन में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.